हेलो क्लास 11। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। इसके प्रीवियस हमने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया, जहाँ पे हमने लुईस एंड कोशेल रूल को डिस्कवर पढ़ लिया था। ऑल्सो को बॉन्ड स्ट्रक्चर, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर एंड फॉर्मल चार्जेस एंड लुईस डॉट स्ट्रक्चर को भी हमने कवर कर लिया। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल की। जो ऑक्टेट रूल है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज नॉट यूनिवर्सल। पहले तो यहाँ पर ये बात की है कि वो कैसा है, नॉट यूनिवर्सल। नॉट यूनिवर्सल का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर आप, ऐसा नहीं है कि जो ऑक्टेट रूल है वो गलत है या फिर सही नहीं है या अच्छी तरीके से वर्क नहीं होता, बिकॉज बल्कि ऑक्टेट जो रूल है ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर एक ऐसा रूल, पहला एक ऐसा रूल आया था जिसके थ्रू आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग द न्यूक्लियस, उनके इलेक्ट्रॉन्स, उनके प्रोटॉन्स, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरीके के बॉन्ड बन सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती है। बट दैट नॉट यूनिवर्सल। हर एक एटम पे या हर एक मॉलिक्यूल पे आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि जो ऑक्टेट रूल है वो अप्लाई होता है कहाँ तक, अप्लाई होता है ऑन द सेकेंड रो। हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसकी सेकेंड रो है वहां तक ये रूल बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई होता है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जिस वजह से ये कैसा है, यूजफुल भी है। हम ये बिल्कुल यहाँ से नहीं कह रहे कि ये यूजफुल नहीं है या फिर यहाँ से जो इसका इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो जाता है। इंपॉर्टेंस है, बिकॉज जो भी मैं यहाँ पे अभी आपको एग्जाम्पल जो बताऊंगी वो सारी गैसेज या फिर वो सारे मॉलिक्यूल्स ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। बट ऑक्टेट रूल के अलावा कुछ अदर एग्जाम्पल्स भी हैं या कुछ अदर प्रॉपर्टीज भी हैं जो वो शो करते हैं। सो जो लुईस सर या कोशेल सर हैं उन्होंने ऑक्टेट रूल के बारे में तो बता दिया था, बट उसके अलावा जो वो प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं उसे उन्होंने नहीं बताया है। सो वो जो चीजें हैं कि किस तरीके से नॉट यूनिवर्सल, बिल्कुल इसे गलत नहीं बता रहे हैं, सही है, बट किस तरीके से वो यूनिवर्सल नहीं है और कौन कौन से ड्रॉबैक्स है जो अभी इसमें हैं जो कि इसको थोड़ा सा कम बनाते हैं, या फिर जो ड्रॉबैक्स है वहां पर उन्हें यहाँ पर डिस्कस करने वाले। तो फर्स्ट जो ड्रॉबैक है या फिर फर्स्ट लिमिटेशन दैट इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। बहुत से ऐसे एटम्स देखे गए, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स वहां पर देखे गए कि जिनमें जो सेंट्रल एटम है बेटा वो प्रॉपर ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि जब वो फॉर्मेशन कर रहा है, मॉलिक्यूल्स बना रहा होता है, सो उस पर्टिकुलर एटम्स के पास प्रॉपर 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो पाते हैं। और यहाँ पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कम होंगे। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंट है यहाँ पर, वेट, ओके। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कम है। ठीक है, रॉन्ग लिख दी थी मैंने, वो सही कर दिया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ऑल्सो यहाँ पर ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों जो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो अगर उनमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है या फिर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी यहाँ पे आपको मिल रही है, सो क्या वो मॉलिक्यूल्स गलत हैं या वो मॉलिक्यूल्स नहीं बनने चाहिए? तो ऐसा नहीं है, वो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल बनते हैं, हमारे इस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, बट वहां पर कुछ अलग रूल्स अप्लाई हो रहे हैं जिनके बारे में हमें बाय द ऑक्टेट रूल नहीं पता चलता। और ऑल्सो ये जितने भी आप इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी का चीजें देख रहे हैं या जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी पाई जाती है, ये मैक्सिमम उन एटम्स के अंदर पाई जाती है, उन एटम्स के अंदर जिनमें वैलेंस शेल की में, मतलब ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट उन सारे एटम्स में पाया जाता है जिनके वैलेंस शेल में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेस देन 4। सो मतलब वो सारे एटम जिनके वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो इन ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट अब आपको यहाँ से दो चीज समझ में आएगी। इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब जो सेंटर में एटम है वहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी, एंड ये बेसिकली कहाँ पर देखे गए, उन एटम्स में देखे गए जिनकी वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं जिसके थ्रू ये और क्लियर होगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज BeCl2। BeCl2 का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे जल्दी से, जो BeF
बेरिलियम। एंड बेरिलियम का जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 4। एंड 4 एटॉमिक नंबर होने की वजह से अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 2 एंड 2 में। एंड जो लास्ट वाला 2 है ये इसकी वैलेंस शेल है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल रहे हैं 2। तो यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 1 एंड 2। एंड वहीं इसको हम रिएक्ट किसके साथ करवा रहे हैं, Cl को हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं लास्ट ऑर्बिट में 7। सो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। सो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये Cl अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, 7 थे 1 8 हो गया। इस वाले Cl ने भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स। बट अगर आप Be को देखें, बेरिलियम को देखें, सो उसके पास क्या 8 इलेक्ट्रॉन्स हुए, नहीं। तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बट ये भी बनता है स्टेबल फॉर्म में हमें मिलता है, BeCl2 के फॉर्म में हमें यहाँ पे बेरिलियम मिलता है। सो ये किस तरीके से बना इसके बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी। वन मोर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिथियम क्लोराइड का LiCl। जैसे कि मैं आपको पहले से बता रही हूँ कि ये वही सारे एटम्स में हमें जहाँ पे देखने को मिलेगा जहां पर जो लास्ट वैलेंस शेल है उसमें कितने 4 से कम। जैसे कि आपने बेरिलियम में देखा कि जो बेरिलियम है उसके लास्ट शेल में कितने हैं 2। वैसे ही लिथियम एटॉमिक नंबर 3, हाइड्रोजन 1 हीलियम 2 लिथियम 3, तो लिथियम के लास्ट और एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, तो ये 2 is 1। तो लास्ट ऑर्बिट में कितने हो जाएंगे 1। तो यहाँ पर कितने हैं 4 से कम इलेक्ट्रॉन है। ये स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा, LiCl। Li के पास कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है, जस्ट 1 इन अ लास्ट ऑर्बिट। एंड Cl के पास कितने होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये Cl तो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा 1 इलेक्ट्रॉन लेकर, बट ये जो Li है ये अपना ऑक्टेट नहीं पूरा कर पाएगा, इसके पास सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2। लेकिन ये सेकेंड सेल में बिलोंग कर रहा है, सेकेंड सेल है और सेकेंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपने देखे। एक और एग्जांपल मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। इन BF3 में जैसे आपको दिखाई दे रहा है B एटॉमिक नंबर 5 यानी 2 एंड 3। तो इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 3। तो आप यहाँ पे 3 बना लीजिए, 1 2 एंड 3। नेक्स्ट उसके साथ वो कौन रिएक्ट कर रहा है F, 1 2 3। लास्ट ऑर्बिट में 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये भी एक हैलोजन है, जिस तरीके से क्लोरीन है तो क्लोरीन के भी लास्ट ऑर्बिट में 7 होते हैं, यहाँ पर भी 7। नेक्स्ट अब अगर फ्लोरीन को अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं तो वो कंप्लीट कर देगा 8 8 8। बट अगर हम बात करें बी की, बेरिलियम की, जिसने कंप्लीट किया, सॉरी बोरॉन की, तो उसने कंप्लीट किया तो वो कंप्लीट करता है ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स। आप देखो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं। तो ये आपने कुछ एग्जांपल्स देखे जो कि क्या हो रहे हैं, ऑक्टेट रूल को प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो सेंट्रल वाला एलिमेंट है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम है, 8 से भी कम इलेक्ट्रॉन्स है वहां पर, ठीक है। और ये जो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम देखी जाती है वो किसके अंदर हमने देखी, लिथियम या बेरिलियम एंड बोरॉन में। एंड दोनों इन तीनों में क्या होता है, इनकी जो वैलेंस शेल है इसमें लेस देन कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको बेरिलियम में कितने मिल रहे थे 2 इलेक्ट्रॉन्स, लिथियम में हमें कितने मिलते हैं 1 एंड बोरॉन में कितने मिलते हैं 3। सो ऐसे जो स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें एटॉमिक जिनके वैलेंस शेल में कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहां पर हमें इस तरीके की एक डिफिशियंसी या एक ड्रॉबैक हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जहां पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, जिसमें हमने ये बताया कि हम जब भी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, अगर हम नॉन बॉन्डेड की बात कर रहे हैं, जैसे कल मैंने आपको बताया कि जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें आप क्या कहते हैं, लोन पेयर्स। लोन पेयर कल मैंने आपको बताया था, लोन पेयर का मतलब क्या है, लोन पेयर का मतलब है जो रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है वहां पर वो कैसे है, पेयर में मौजूद है, यानी 2 वहां पर मौजूद है। जैसे आप ऑक्सीजन में देखते हैं
ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स कुछ बना लेते हैं, उसके बाद वहां पर 1 लोन पेयर एंड ये लोन पेयर यहाँ पर मौजूद है। सो ये जो आप लोन पेयर देख रहे हैं ये कैसे हैं, पेयर में है, 2 और 2। बट ऐसे भी बहुत सारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स देखे गए या बहुत सारे ऐसे एटम्स देखे गए हैं, मेनली जो नाइट्रोजन फैमिली वाले एटम्स है वहां पर ये चीजें देखी गई है कि जो ये पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो लोन पेयर पेयर के फॉर्म में है, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर के फॉर्म में नहीं है। और अगर कोई पेयर के फॉर्म में नहीं है तो वो क्या होगा, ऑड नंबर है। अगर ये 2 लिखा हुआ है, 2 है यानी पेयर है, तो ये कैसा है, एक इवन नंबर है, यहाँ पर 2 है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। और अगर वहीं कहीं सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो दैट इज 1, वो क्या होता है, ऑड नंबर है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स। तो ये कहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, नाइट्रिक डाइऑक्साइड हो गया, वहां पर हमें चीजें देखने को मिलती। सो फर्स्ट हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड को। नाइट्रिक ऑक्साइड में देखिए, नाइट्रिक ऑक्साइड जहां पर फर्स्ट हम क्या यूज कर रहे हैं, नाइट्रोजन, जिसके पास लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन 6, 1 2 3 4 5 6। ये ऑक्सीजन अपना ऑर्बिट कंप्लीट कर लेगा बाय दिस, ओके, 1 2 3 4 5 6 और 7 8। उसने 2 नाइट्रोजन के ले लिए, तो अब इसके पास कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो गए। इसका ऑक्टेट रूल यहाँ से कंप्लीट हुआ। बट अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, सो नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन की पहले तो आप बॉन्ड्स देखिए यहाँ पर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये कैसे है, यहाँ पर कितने बन रहे हैं, सिर्फ 7। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम है, कंप्लीट ऑक्टेट रूल नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, बिकॉज ऑफ जो नाइट्रोजन है, यहाँ पर ये जो आपको इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, या फिर यहाँ पे ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन बनाया वो कैसा है, नॉट बाउंडिंग है ऑल्सो, और ऑल्सो कैसा है, लोन पेयर में मौजूद नहीं है। लोन पेयर्स में, नॉट एन लोन पेयर, लोन पेयर के फॉर्म में नहीं है, जस्ट एक ऑड इलेक्ट्रॉन है। कैसा है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन वहां पर मौजूद है। अगर वहां पर भी एक पेयर होता तो ये कंप्लीट ऑक्टेट सेल को कंप्लीट कर लेता है, यानी इसकी ऑक्टेट सेल भी कंप्लीट हो जाती। सो ये नाइट्रिक ऑक्साइड एक एग्जांपल है जिसमें हमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट एक एग्जांपल हम देख लेते हैं नाइट्रिक डाइऑक्साइड का। नाइट्रिक डाइऑक्साइड जिसमें 2 ऑक्सीजन लगे हुए होंगे। सो नाइट्रिक डाइऑक्साइड दैट मीन्स N, ठीक है, यहाँ पे एक O, यहाँ पर एक O। नाइट्रोजन के पास जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके लास्ट ऑर्बिट में, सो जिस वजह से 1 2 3 4 और ये 5। ऑक्सीजन के पास 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6। कंप्लीट कर लेते हैं, ये अपनी शेल्स को कंप्लीट कर लेगा, ऑक्सीजन कंप्लीट कर लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाला ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से क्या हुआ, ऑक्सीजन ने अब तो अपने आप को कंप्लीट कर लिया है। बट आप अब यहाँ पर देखिए किसके बारे में, नाइट्रोजन के बारे में। अब यहाँ पर अगर आप ऑक्सीजन के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है बेटा, ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पर, यानी कि ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में, ये तो शेयरिंग से बना है। ये वाला बॉन्ड शेयरिंग से बना हुआ है। बट ये जो ये और ये वाला बॉन्ड है यहाँ पर दूसरे वाले ऑक्सीजन के साथ, वो शेयरिंग से नहीं बना हुआ है, वो बना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि जहां पर एक एटम क्या करता है कि अपना एक पूरा का पूरा लोन पेयर दे देता है। तो अब वहां पर उसने अपना लोन पेयर दे दिया, इसीलिए इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को हम इसके साथ काउंट नहीं करेंगे। तो इस वजह से इसका ऑर्बिट कैसा होगा, जस्ट ये ऑर्बिट है इस नाइट्रोजन का, बिकॉज ये वाला इलेक्ट्रॉन्स तो उसने क्या कर दिया, इसको डोनेट ही कर दिए पूरी तरीके से, तो उसे हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और जो बिकॉज यहाँ पर क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है, तो दोनों को काउंट करती है। यहाँ तो इनके हैं जो कि इन्होंने इसके साथ दे दिया और एक बॉन्ड बना लिया है, और यहाँ पर इसके कोई इलेक्ट्रॉन्स को वो अपने लिए यूज नहीं कर रहा, तो अभी उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स ही बन रहे हैं। अगर ये, और उसका रीजन क्या है, वो ये है, यहाँ पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। तो जो NO2 है या जो NO है, इसमें क्या होता है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल मौजूद है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर पाता है। इसके बारे में भी
जो हमारा ये ऑक्टेट लॉ है यहाँ पर प्रॉपर चीजें नहीं बताई गई हैं। नेक्स्ट जो रूल है दैट इज एक्सपेंड ऑक्टेट मॉलिक्यूल। एक्सपेंड का मतलब क्या, ऑक्टेट बहुत बड़ा हो जाएगा? नहीं, ऑक्टेट बड़ा नहीं हो रहा है, बट ऐसे भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बीच में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, यानी मोर देन 8। जब हम थर्ड पीरियड से आगे निकल जाते हैं, थर्ड रो या जो भी थर्ड पीरियड कह लीजिए आप पीरियोडिक टेबल में जब थर्ड पीरियड से आगे की तरफ वाले मॉलिक्यूल्स को या हायर मॉलिक्यूल्स को, हायर एटम्स को पढ़ना स्टार्ट करोगे, एलिमेंट्स को पढ़ना स्टार्ट करोगे, सो वहां पर कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन्स, कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स मिलेंगे जहां पर क्या होता है, 1s तो हो गई, 2s भी होगा, 2p भी होगा। हम किस पीरियड की बात करें? थर्ड पीरियड की बात, मतलब 3 ऑर्बिटल है, 3s 3p एंड वहां पर 3d है, और 3d यानी कि एक वैकेंट ऑर्बिटल वहां पर होने की वजह से ये कैसे होते, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, इनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन के साथ बाउंड करने की, रिएक्शन करने की, उसके साथ कनेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है इनमें बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिच ऑर्बिटल या इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें ये ऑक्टेट रूल को तो फॉलो करते हैं। कुछ ऐसे एग्जांपल्स यहाँ पर भी हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं, बट वहीं कुछ अदर एग्जांपल्स भी ये शो करते हैं बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ दिस 3d ऑर्बिटल, एंड 3d ऑर्बिटल यहाँ पर मैक्सिमम खाली है या फिर खाली नहीं होता, तो उसमें एक या दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इस 3d ऑर्बिटल होने की वजह से, वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से और अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं और ज्यादा बॉन्ड बना लेते हैं, और जो ऑक्टेट रूल है उससे भी ज्यादा मॉलिक्यूल्स, उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वहां पर हमें दिखाई देते हैं। सो एग्जांपल्स देखते हैं। PCl5 जो फास्फोरस है, बेसिकली ये नाइट्रोजन फैमिली को बिलोंग करता है। नाइट्रोजन फैमिली की वजह से होने के पास इसके पास भी कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी इसकी लास्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स से अब इसको बनाते हैं, और पहले तो 5Cl को हम यहाँ पर अरेंज करते हैं, 1 2 3 4 5। हमने यहाँ पे Cl को अरेंज कर लिया। हमने क्या बोला, फास्फोरस के लास्ट ऑर्बिट में 5, सो 1 2 3 4 एंड 5। एंड क्लोरीन को बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट ऑर्बिट में 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसको थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। सो ये मैंने सारे Cl के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बना दिए। अब आप Cl को पहले कंप्लीट करो। Cl को आप कंप्लीट करेंगे, सबको एक एक चाहिए मॉलिक्यूल, वो की जो कि P से मिल रहा है। कंप्लीट, कंप्लीट, ऑल्सो कंप्लीट, और ये भी कंप्लीट। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, आप जितने भी Cl आपने ऐड किए सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 7 8, सबके पास 8 ऑर्बिटल्स हो गए। किसके पास, Cl के पास ऑर्बिटल, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। अब आप जरा P के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर चेक कीजिए कि P के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। फर्स्ट तो से खुद 5, 1 2 3 4 5, और एक एक उसने सबसे शेयर कर लिया। सो टोटल काउंट करिए अब आप इसे। तो अगर आप इसे काउंट करेंगे तो आपको यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे होंगे। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो यहाँ पर जो P है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके फास्फोरस के पास है 10 इलेक्ट्रॉन्स। सो इस तरीके से यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ऑर्बिट, सॉरी जो ऑक्टेट रूल है उसको ना फॉलो करके उससे ज्यादा बॉन्ड यहाँ पर बन रही है। जो है PCl5 एक्चुअली ये फॉलो करते हैं किसको, अगर ये PCl3 के फॉर्म में हो, PCl3 के फॉर्म में रहेगा तो ये बिल्कुल फॉलो करेगा इस ऑक्टेट रूल को। लेकिन अगर PCl5 वहां पर बन जाए देन वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, तब और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे P, यहाँ पर हम F, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखने से पहले मैं यहाँ पे PCl3 को भी एक बार दिखा देती हूँ कि किस तरह PCl3 में ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। P
और उसके पास क्या होगा, Cl, Cl और Cl, राइट। P के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। Cl के पास लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देखिए, इसके पास हो गए 8, इसके पास भी हो गए, इसके पास भी हो गए 8, इस वाले Cl के पास भी हो गए 8। और अगर आप अब P के पास आप अगर देखते हो तो आपको कितने दिखाई देंगे, अब आपको P के पास जो दिखाई दे रहे हैं वो है ये, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 2 पहले से है 8। तो यहाँ पर तो P के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है और Cl के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। ये कैसे, ये किस में है, PCl3 में। PCl3 तब बनता है जब वो d ऑर्बिटल, जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक्स्ट्रा जो d ऑर्बिटल है उसको वो यूज नहीं कर रहे हैं, तब वहां पे PCl3 बन रहा है। लेकिन अगर वो उस एक्स्ट्रा ऑर्बिटल को भी यूज कर लेते तब वहां पे PCl5 बनता है, एंड देन वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख रहे हैं SF6 में, जिसमें सेंटर में आप क्या लिखोगे, S, और उसके साइड में क्या होंगे, S एक्चुअली बिलोंग कर रहा है ऑक्सीजन फैमिली को। ऑक्सीजन में जिस तरह लास्ट ऑर्बिट में 6 होते हैं, तो यहाँ पर भी लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नेक्स्ट F 1 2 3 4 5 एंड 6। S के पास कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6। F हेलोजन है, उसके पास लास्ट ऑर्बिट में 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले F को कंप्लीट करते हैं। 7 थे, एक और उसने दिया सल्फर से 8, 8 8, यहाँ पर भी क्या हो गया 8, सॉरी मैंने इसके बनाई नहीं, तो मैं इसके बना देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 और 7, और वो भी करेगा ज्वाइन 8 के S के साथ 8, एंड ये ऑल्सो 8। सो इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएगा, बिकॉज S क्या कर सकता है, अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर यूज कर सकता है, और वो इस तरीके से बॉन्ड यहाँ पे बना सकता है। अब अगर जब S के इलेक्ट्रॉन्स आप देखें, S के इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम काउंट करें, सो वो हैं, थोड़ा सा आगे बना देते ताकि सर्कल अच्छे तरीके से बन जाए। मोस्ट प्रोबेबली बन तो पाता नहीं, पर सर्कल अच्छे से बन, ठीक है। ओके, अब आप यहाँ पर S के इलेक्ट्रॉन्स को चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो देयर आर 12 इलेक्ट्रॉन। किसके पास है, S के पास। सल्फर के पास इस शेप में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 12 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं। अगेन मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर मैं यहाँ पर SF2 को बना दूं, या जो S6 यूज किया है वो अगर 2 होगा तो वो फॉलो करेगा। SCl2 अगर हम यहाँ पे बनाएंगे, Cl2F2, बिकॉज हेलोजन ही है दोनों, हम Cl2 में देख लेते हैं, एक S और यहाँ पर Cl। S के लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 वो यहाँ पर यूज कर रहा है, सो 1 2। Cl के पास एक जो वो यूज करेगा, बाकी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके आप Cl का ऑक्टेट देखिए कंप्लीट, यहाँ से इसको ऑक्टेट देखो कंप्लीट, और जो S है उसके पास 6 होते हैं ना, तो उसने 2 यहाँ पे शेयर किए, बाकी उसके कहा है 1 2 3 4 5 6। अब टोटल इन टोटल देख लो आप, सो ये जहां पर S के पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर कितने हैं 8, ठीक है। दैट मीन्स जो S है,
एस सल्फर है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करके भी वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को बनाता है, बट ऑक्टेट रूल से हायर या ऑक्टेट रूल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को भी वो यूज कर सकता है, एंड उसके थ्रू मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स वाला एक मॉलिक्यूल भी यहाँ पर बनता है, जो कि ऑल्सो स्टेबल होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये अनस्टेबल है या फिर हमारे एनवायरमेंट में नहीं होते, बिल्कुल स्टेबल होते हैं, हमारे एनवायरमेंट में मौजूद होते हैं, एंड बहुत सारी रिएक्शंस में यूज भी होते हैं। सो इस तरीके से एक और ड्रॉबैक्स वहां से मिलता है कि सिर्फ ऑक्टेट रूल ही नहीं, कुछ अदर एग्जाम्पल्स भी हैं जो वहां पर कुछ अदर रूल्स भी हैं जो यहाँ पर फॉलो होते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, H2SO4। हमें बहुत बार पता होगा H2SO4 क्या होता है, एक सल्फ्यूरिक एसिड है एक। ठीक है, यहाँ पर अब इसको हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, S सेंटर में S O O O and O, 4O and 2H H and H। ठीक है, यहाँ पर जो ये S है वो इसके साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा है, यहाँ पर भी इसने डबल बॉन्ड जुड़े हुए, मतलब दो दो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शेयर हुए, वन डबल बॉन्ड एंड सॉरी सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड से दो O के साथ वो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, दो O के साथ वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। अब आप देखो ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6, 2 उसने यूज कर लिए, 1 2 3 4 5 और 6 जो कि उसने यूज कर लिए। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 5 और 6 उसने यूज कर रखे। वैसे अगर हम इनके देखें सो 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से यूज हुए। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स दो ही यूज किए हैं अपने ऑक्सीजन ने, यहाँ पर अलग अलग के साथ यूज किया, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही के साथ यूज कर लिए सल्फर के साथ। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो एक H, और यहाँ पर भी क्या है, जस्ट एक H के एक ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मौजूद है। अब आप सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स को देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 है ना, इतने ही तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यूज किए हैं, बिकॉज इतने ही इलेक्ट्रॉन्स को यूज करता है। बट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। अब आप क्या करो, प्रॉपर ऑक्टेट बनाओ, क्योंकि इस तरीके से ये बॉन्ड शेयर हुआ है। तो पहले हम ऑक्सीजन को साइड कर देते हैं, छोटा सा है, 2 यहाँ पे बनाए इसने, 2 बना लिए, अपना डुप्लेट उसने पूरा कर लिया। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन ने क्या किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 इससे ले लिए, 7 8 हो गया, और यहाँ पर भी ऐसे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर ऑक्सीजन को देखो आप, तो यहाँ पर इसने कुछ इस तरीके से बॉन्ड बनाया है। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा और इसको पीछे कर दूं मैं, ओके। सो 1 2 3 4 5 6 7, एक और चाहिए ना, ये वाला भी तो यूज करेंगे, ये हाइड्रोजन वाला उसके साथ अटैच हुए। ओके, तो यहाँ पर इसने अपना 8 पूरा कर दिया। इसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, सो यहाँ पर भी इसने अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा कर लिया। अब हम देखते हैं सल्फर को, सल्फर के पास कितने हैं, तो सल्फर ने यहाँ पर जो यूज किया है वो है इतने इलेक्ट्रॉन्स को, कुछ इतने इलेक्ट्रॉन्स को यूज किया है। अब आप सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो यहाँ पर इस सल्फर ने अगेन कितने इलेक्ट्रॉन्स को का यूज किया है, 12 इलेक्ट्रॉन्स को यूज किया है। सो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कुछ अदर एक्सपेंडेड एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास, जहां पर ऑक्टेट रूल को ना फॉलो करके उससे ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और इसके प्रीवियस हमने जो एग्जांपल देखे थे वहां पर उससे कम इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। अभी तक जो आपने ड्रॉबैक्स देखे वो तो है ही, उसके अलावा वो काफी बिग ड्रॉबैक्स हैं। उसके अलावा कुछ और ड्रॉबैक्स है जो यहाँ पर शो होता है। फर्स्ट, जैसे कि अभी तक ये क्या बता रहे थे कि नोबल गैस किसी से रिएक्ट नहीं करती है ना, इन्होंने हमें बताया अभी तक कि नोबल गैस किसी से रिएक्शन नहीं कर रही है, प्रॉपर इनर्ट है, किसी भी रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं करती है। बट यहाँ पर 2 नोबल गैसेज हैं, जिनॉन और क्रिप्टन, जो कि इन सम कंडीशंस यूज हो जाती है। इन सम कंडीशंस वो क्या करती है, वो रिएक्शन करती हैं। और किस तरीके के मॉलिक्यूल्स हमें यहाँ पर मिलते हैं, तो हमें मिलता है ZnF2O2, सॉरी ZnF2 भी मिलता है हमें उसके साथ साथ, ऑल्सो XeF4 हमें मिलता है,
ठीक है, XCOF4, xenon FOX4, ऑल्सो क्रिप्टन F2, KrF2 भी हमें यहाँ पर मिलता है। सो ये जो एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, बेसिक आपको वैसे अभी स्ट्रक्चर इनके पढ़ने नहीं है, ये किस तरीके से फॉर्म होते हैं, वो किस कंडीशंस में फॉर्म होते हैं, या आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे नहीं, और BSc MSc। फिलहाल अभी सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है कि जो नोबल गैसेज हैं, इन सम केसेस ये जो 2 नोबल गैसेज, बाकी हीलियम जो हो गई और अदर जो भी गैसेज है वो रिएक्शन नहीं करती, बट ये जो 2 हैं xenon एंड क्रिप्टन, ये जरूर रिएक्शन कर लेती है इन सम केसेस। तो इसके बारे में भी ये लॉ कुछ नहीं बताता कि अगर वो रिएक्शन करती भी है तो क्यों और किस वजह से। बाय दिस फ्लूइड्स डॉट स्ट्रक्चर, जो नेक्स्ट यहाँ पर ड्रॉबैक है वो ये है कि जब ये किसी चीज का स्ट्रक्चर बताते हैं, जैसे हम वाटर का स्ट्रक्चर बना लें H2O, H और H, यहाँ पर इसका एक मॉलिक्यूल, यहाँ पर इसका एक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया पूरा, ये हो गया पूरा, और ये भी हो गया पूरा। तो इस अकॉर्डिंग आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो कैसा होना चाहिए, कुछ ऐसा, ठीक है, एक स्ट्रक्चर एक शेप ऐसा होना चाहिए, बट एक्चुअल में यानी कि जो ये शेप है वो कौन सा लीनियर शेप है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में, प्रॉपर लेयर में यहाँ पर चीजें मौजूद है, बट एक्चुअली में ये शेप कैसा होता है, दिस इज लुक लाइक दैट, दिस सॉरी, कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर यानी वी शेप स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। सो इस लॉ के थ्रू जो भी आपको शेप्स मिल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो इसी शेप में आपके और एनवायरनमेंट में मौजूद है, उनका शेप स्ट्रक्चर, उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है, ये जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल में डिफरेंस हो सकता है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल अलग है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल अलग है, स्ट्रक्चर अलग है। सो इन लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स के थ्रू हमें शेप, स्ट्रक्चर्स, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, ये इन सब चीजों के बारे में भी नहीं पता चलता। ऑल्सो ये जो 6 ड्रॉबैक है, लास्ट ड्रॉबैक यहाँ पर है कि इस लॉ के थ्रू जो स्टेबिलिटी है ऑफ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी है कि वो कैसे स्टेबल हुआ, वो कैसे स्टेबल हुआ, कब तक स्टेबल फॉर्म में है, किस तरीके से उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी, इसके बारे में इस लॉ में कुछ नहीं बताया गया। ऑल्सो एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, बिकॉज जब भी कोई मॉलिक्यूल बनते हैं सो उसमें या तो एनर्जी रिलीज हो रही है या फिर उनके मॉलिक्यूल्स को अटैक होने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो उस टाइम पे एनर्जी की कोई बात नहीं की गई कि अगर एनर्जी रिलीज हो रही है या एनर्जी यूज हो रही है तो वो किस तरीके से यहाँ पर वर्क करती है। तो ये सारे ड्रॉबैक्स थे जो आपको इस ऑक्टेट रूल में मिलेंगे।